हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिव्यशीष। आज हम हिप के इस सीरीज को लेके आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं हिप में एक डिजीज एवियन और उसकी स्टेजिंग के बारे में। क्यों ये स्टेजिंग आपको जानना जरूरी है? स्टेजिंग होता क्या है? कैटेगरी वाइज डिवीजन ऑफ डायग्नोसिस क्यों जरूरी है, और इसको मुझे लगता है ऐसे लोगों को जानना जरूरी बहुत है जो लोग एवियन से ग्रस्त है और एवियन होने के कारण वो लोग परेशान हैं, हिप एवियन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। एवियन के 4 स्टेजेस हम लोग मेजरली डिवाइड करते हैं। समझाने के लिए समझा रहा हूँ। स्टेज 1 एवियन इज जहाँ पे कि ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हिप जस्ट बंद हुई है और उसमें हमने डायग्नोसिस कर दिया है मैरो एडिमा, बोन में सूजन आना शुरू हुई है जो कि हमारे में पिक कर दी है। उस स्टेज में स्टेज 1 कहते हैं। जैसे जैसे स्टेज 1 to 2 जाता है, जो भी मैरो एडिमा सूजन वाली हड्डी है वो हड्डी कोलैप्स करना शुरू करती है एमआरआई पर, जिसमें फ्रैक्चर लाइन डेवलप होने शुरू होते हैं। स्टेज 2, स्टेज 3 पे ये कोलैप्स कंप्लीट हो जाता है और इवन हमें एक्सरेज पे भी दिखाई देता है। और स्टेज 4 है ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब कि बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग एवियन हो चुका है जिसके कारण जोड़ा घिस गया है। डायग्नोसिस बहुत ही डिफरेंट टाइप पे होता है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स का पेन थ्रेशोल्ड जो बहुत ज्यादा होता है या पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको कम। डायग्नोसिस डिले क्यों हो जाता है? क्योंकि स्टेज 1 पे पेन हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन या मैक्सिमम महीना भर रहने वाला है। इस ड्यूरेशन में पेशेंट्स क्या होते हैं, स्टेज 1 एवियन में कुछ पेन किलर्स, पेन मेडिसिन खाते हैं और खाकर उनका पेन ठीक हो जाता है, या फिजियो रिहैब कुछ करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं जिससे कि पेन चला जाता है। तो उनको लगता है ये कभी नहीं आना। बट स्टेज 2 6 हफ्ते से 3 महीने के अंदर इमीडिएटली आने वाला होता है, तब उनका डायग्नोसिस होता है। तो 90% पेशेंट्स का डायग्नोसिस जो है स्टेज 2 एवियन पे होता है, जहाँ पे कि ऑलरेडी मेजर डैमेजिंग चेंजेस हो गए, क्योंकि पेशेंट्स का डायग्नोसिस डिले हो जाता है। क्यों डिले होता है? नंबर 1 पेन थ्रेशोल्ड, मतलब कि मेरे पेन को सहने की क्षमता बहुत अच्छी है, प्लस मैं पेन किलर ओवर द काउंटर लेके खा लेता हूँ, मुझे पता नहीं चलता, डे टू डे एक्टिविटी करना शुरू करता हूँ। लोगों को ये भी धारणा है कि थोड़ा बहुत पेन इधर उधर जॉइंट में तो होता ही है, जो कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाता है या थोड़ा बहुत मेडिसिन लेने से ठीक हो जाता है। ये एक बहुत ही गलत नोशन है मुझे लगता है हिप एवियन को लेके। बाकी जगह पे हम वेट कर सकते हैं, बट हिप एवियन को लेके हम बिल्कुल वेट नहीं कर सकते। तो इमीडिएटली अगर हिप से रिलेटेड कोई पेन है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। स्टेज 2 एवियन 90% डायग्नोसिस होता है। वेरी रेयरली पेशेंट्स इवन स्टेज 3 पे आके डायग्नोसिस होता है, क्योंकि पेन थ्रेशोल्ड इतना है कि हाँ भाई चलो दर्द हो रहा है तो सारे बहुत सारे लोग क्या होता है, फैमिली फर्स्ट या बाकी चीजें फर्स्ट होती है, अपनी बॉडी की जो प्रॉब्लम्स हो लास्ट होती है। तो उन केसेस में स्टेज 3 जिसमें कि कोलैप्स, फ्रैक्चर, जो हिप का जॉइंट है वो कम्प्लीटली कोलैप्स करना शुरू कर देता है, उस पर डायग्नोसिस होता है। और स्टेज 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस, सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अब बॉल का मूवमेंट कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्ट हो गया। सो उन केसेस में डायग्नोसिस होता है स्टेज 4। स्टेज 1 हमें क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं ये समझाना चाहता हूँ। ट्रीटमेंट पर्सपेक्टिव से भी इस वीडियो में मैं डिस्क्राइब करूंगा आपको कि स्टेज ऑफ एवियन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायग्नोसिस जिस स्टेज पे हुआ है, ट्रीटमेंट कंप्लीटली ऑपोजिट होता है। जैसे स्टेज 1 एवियन में हम लोग यूजुअली मेडिकल मैनेजमेंट का मतलब है कि बिना सर्जरी के हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। क्या क्या चीजें उसमें आती है? नंबर 1 है कंप्लीट रेस्ट। जैसे ही आपका एक हिप में अगर पेन है तो आप उस जॉइंट पे वजन डालना ही छोड़ दो कंप्लीट। दैट इज नंबर 1। अगर दोनों हिप में है तो आपको बेड रेस्ट करने की जरूरत होगी, आप हिप पे वेट डाल के चल नहीं सकते। ठीक है, एक हिप पे है तो आप वॉकर के साथ, एक पैर पे वॉकर या क्रचेस के साथ, एक पैर जो आपको नॉर्मल है उसमें वेट डालो और दूसरे पे वेट बिल्कुल ना डालो। ठीक है। नंबर 2, कुछ पेन की मेडिसिन डेफिनेटली एंटी इंफ्लेमेटरी हम देते हैं, उनको ले सकते हैं, बट वो डॉक्टर से आपको पूछ के लेना। तीसरा, एवियन को रोकने के लिए, प्रोग्रेस करने से रोकने के लिए कुछ मेडिसिन है, जैसे कि बिसफॉस्फोनेट्स है, एंड बोन फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए टेरिपेराटाइड्स है जो कि बोन फॉर्मेशन बढ़ाता है, प्लस ब्लड थिनर्स। इनको देके हम एवियन को स्टेज 1 पर ही किल कर सकते हैं। ठीक है। सो समझिए, 1 में अगर हो गया, डायग्नोसिस हो गया, आपको डेफिनेटली 3 महीने का टाइम लग सकता है, थोड़ा लंबा भी लग सकता है, बट वो कंप्लीटली रिकवरेबल। बट अनफॉर्चुनेटली इस स्टेज पे डायग्नोसिस सबसे कम होता है। 5 से 7% लोगों का स्टेज 1 एवियन पे
डायग्नोसिस होता है, और उनमें भी अगर आप देखोगे ध्यान से तो वो सारे के सारे डॉक्टर के रिलेटिव है, डॉक्टर के घर में, ऑर्थोपेडिक सर्जन के घर के रिलेटिव्स होते हैं। क्यों? क्योंकि अर्ली एमआरआई पे ही ये पकड़ा जाता है। नाउ स्टेज 2 एवियन। स्टेज 2 एवियन को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्टेज 1A और स्टेज 1B। स्टेज 1A में सर्जरी करने से रिजल्ट्स जो है वो 80-90% इवन 100% भी सक्सेस रेट होता है। बट स्टेज 2B में ये सक्सेस रेट जो है वो कम होकर 30% रह जाता है। तो अब सोचिए कि स्टेज 2 में डायग्नोसिस होना कितना जरूरी है, क्योंकि हम हिप को बचा सकते हैं। प्रिजर्वेशन सर्जरी का बहुत रोल है। अब अनफॉर्चुनेटली जैसे ही आपका डायग्नोसिस होता है, इससे आपका स्टेज 2A या B हुआ है, जो नहीं करना है उसको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, दोस्तों समझ हो, और अपने आसपास अगर कोई एवियन का पेशेंट है तो उसको भी समझाओ। स्टेज 2 एवियन में जैसे ही डायग्नोसिस होता है, डॉक्टर सर्जरी बोलता है, पेशेंट को लगता है ऐसा क्या हो गया है कि मुझे सर्जरी की जरूरत है, मुझे ओपिनियंस लेने की जरूरत हो। तो इंडिया में सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि डॉक्टर पे भरोसा नहीं करके 10 और डॉक्टर को दिखाना। पूछो, कोई बात नहीं, पूछो। मगर मैं उनको सबको ये एडवाइस देता हूँ कि अगर एवियन आपको है, आपकी एमआरआई रिपोर्ट को आपके घर वालों को लेके जाने दो, आप मत जाओ। क्योंकि अगर आप जितना चलोगे, जितना डॉक्टर्स के पास जाओगे, उसके लिए ट्रैवल करना होगा, डॉक्टर्स के यहाँ लॉन्ग वेटिंग भी हो सकती है, खड़े रहना पड़े, जिससे आपका हिप जॉइंट कंप्लीटली खराब हो जाए। ओपिनियन लेने के लिए अगर आपको किसी ने डॉक्टर ने बोला है, तो ओपिनियन लेने के लिए आप डॉक्टर के पास किसी और को भेजो एमआरआई एक्सरे रिपोर्ट्स के साथ। ठीक है, स्टेज 2A है तो डेफिनेटली हाँ, क्योंकि स्टेज 2A से B जाने में और 6 हफ्ते से 3 महीने का टाइम लगेगा। अगर आप ज्यादा चलोगे तो फटाफट हो जाएगा ये ट्रांजिशन। फटाफट हो गया तो आपका देखो, एक तरफ 90% सक्सेस रेट है और एक तरफ 30% सक्सेस रेट, 2A और 2B में। तो ये डिफरेंस आपको समझना है कि मैं भागा दौड़ी ना मचाऊं, मेरे घर के रिलेटिव रिश्तेदार जाएं, नॉन वेट बेरिंग में मैं रहूं, मतलब वजन बिल्कुल ना डालूं। ठीक है, और एक्सर्शन बिल्कुल ना करो। पहली एडवाइस है कि ओपिनियन लेने जाओ, मगर जाते हो तो वजन नहीं डालना है। आप गए तो व्हील चेयर में गए तो जाओ, कंप्लीटली व्हील चेयर का मतलब है कि मैं उसमें वजन नहीं डालना। ठीक है, क्योंकि मेरे बहुत से खुद के ऐसे पेशेंट है जिनको स्टेज 2A में डायग्नोसिस किया है, ओपिनियन लेते लेते स्टेज 2B आ गया है, और रुक के डरने में स्टेज 3 आ गया, जिसमें जाके हिप रिप्लेसमेंट। तो इस चीज को रोका जा सकता है, इस कास्केट को रोका जा सकता है, और इसके पीछे मैं बार बार बोलता हूँ पेशेंट को कि प्लीज एक्सर्शन नहीं करना। नाउ स्टेज 2A में क्या क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है वो भी मैं बता रहा हूँ। स्टेज 2A में हम लोग एवियन के लिए कोर डिकम्प्रेशन करते हैं। कोर डिकम्प्रेशन में बहुत अलग अलग तरीके से की जाती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग होती क्या चीज है कोर डिकम्प्रेशन? बेसिकली जो खून की नालियां ब्लॉक हो गई है, आप उनको छोटे छोटे छेद करके उसको ओपन करते हैं। ठीक है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन वापस जा सके। कोर डिकम्प्रेशन नॉर्मली सिर्फ छेद करने से हो सकती है। नंबर 2, छेद के साथ हम उसमें स्टेम सेल्स डाल सकते हैं। नंबर 3, हम उसके साथ बोन ग्राफ्ट विद वेसल, ब्लड वेसल भेज सकते हैं, जैसे फिबुलर बोन ग्राफ्ट विद वस्कुलराइज्ड फिबुलर बोन ग्राफ्ट। फोर्थ, कुछ मॉडिफाइड तरीके से हम इसको करते हैं, जिसमें हम अंदर के एरिया को खोखला बना के, मतलब सारी डेड बोन को हटा के उसकी जगह फ्रेश बोन, कैंसरलेस बोन विद स्टेम सेल विद कुछ बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स के साथ इनको डाल देते हैं, जिससे कि बोन ग्रोथ फास्ट फॉरवर्ड हो जाए। सो ये अलग अलग तरीके से की जा सकती है, और सबका अलग अलग सक्सेस रेट है। तो इसका सक्सेस रेट क्या है, आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यूजुअली अपने सेंटर पे मॉडिफाइड वाला यूज करते हैं, क्योंकि उसके सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 100% भी करीब। ठीक है, डेफिनेटली हाँ 1% चांस रहता है फेलियर का, किस्मत खराब हो, बट स्टेज 2A को बचाया जा सकता है। पेशेंट बहुत समय डरे हुए रहते हैं, उनको डायग्नोसिस होते ही लगता है कि ये तो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये नहीं गया, ये बच जाएगा। फिर आता है स्टेज 2B। स्टेज 2B में यही प्रोसीजर्स होने हैं, बट चांसेस ऑफ रिकवरी कम हो जाते हैं। बट अंडरस्टैंड, विद मॉडिफाइड कोर डिकम्प्रेशन जो हम कर रहे हैं, विद ऑल द थिंग्स, विद नॉन वेट बेरिंग, उसके बाद चांसेस उसके भी बहुत अच्छे सक्सेस के रेट है। हमने अपने सेंटर पे करीब 70-80% तक बचाया है हिप को। सो एवियन से रिलेटेड ये भी एक और बहुत कॉमन चीज है कि कौन से सेंटर पे आपने सर्जरी कराई है, सक्सेस रेट उस पर डिपेंड करता है। वर्ल्ड वाइड ऐसा है कि किसी सेंटर पे यही सर्जरी सक्सेसफुल ज्यादा है,
किसी सेंटर में ये इसकी सक्सेस रेट कम है। कारण ये है कि बहुत समय एवीएन के जब सर्जरी हम करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, कुछ सेंटर पे बचाने के लिए करते हैं फुल एफर्ट, मुझे बचाना ही बचाना है, तो सेंटर पे करते हैं लॉस बैटल, यार एवीएन तो खराब होने वाली चीज है तो लॉस बैटल। एग्जाम अगर दे रहे हो और ये सोच के दे रहे हो कि पास होऊंगा, पास होगा, और अगर एग्जाम दे रहे हो फेल होऊंगा सोच के, तो डेफिनेटली फेल होंगे। सो माइंडसेट ऑफ सर्जन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन एवीएन। अंडरस्टैंडिंग पेशेंट, फिजियो एंड डॉक्टर सबका माइंडसेट होना है, सक्सेस करनी ही करनी है, मेरे पास फेलियर का कोई चांस नहीं। चांसेस ऑफ सक्सेस रेट गोज हाई। 1% भगवान के हाथ में छोड़ दो। बट बहुत सारे सेंटर्स में होता है कि अरे यार ये तो फेल ही होने वाली है, लास्ट सर्जरी ऑफ द डे रखेंगे, फटाक से सबसे जूनियर मोस्ट पर्सन कर देगा। बट अंडरस्टैंड, बैटल अगर मैं हारने का सोच के जा रहा हूँ तो मैं जरूर हारूंगा। तो सक्सेस रेट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन किस सेंटर पे हम लोग सर्जरी कर रहे हैं। जैसे हमारे सेंटर पे इसकी सक्सेस रेट सबसे अच्छी है, कारण कि हम जीतने के लिए करते हैं उसको, हारने के लिए नहीं। थर्ड, स्टेज 3 जैसी आ जाती है, उसमें सर्जरी का रोल अब बदल गया है। उनमें अब हिप रिप्लेसमेंट या हिप की रोटेशनल ऑस्टियोटोमीज का टाइम आ गया, अगर सिर्फ सेक्टोरियल नेक्रोसिस है। सो अंडरस्टैंड कि अगर आपका एवीएन सिर्फ एक एरिया में, तो हम ऑस्टियोटोमीज, घुमाने वाली ऑस्टियोटोमीज कुछ करते हैं, हिप के जॉइंट को घुमा देते हैं। और अगर वो स्टेज 3 और 4 के एंडिंग में, 4 में पहुंच गया, तो हिप रिप्लेसमेंट का मेन रोल आता है। अगेन हिप रिप्लेसमेंट इन एवीएन इज एज सक्सेसफुल एज एनी अदर सर्जरी, क्योंकि हिप में अगर रिप्लेस भी हमने एक जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को किया है, तो हम कंप्लीटली उसको बचा सकते हैं और सालों साल हिप टिकेगा। ऐसा नहीं है खराब होने वाला है। कुछ पुराने लोग ये बात कहते हैं कि अपना जॉइंट है, जितने साल चला सकते हो चला लो, उसके बाद करा लो। मुझे लगता है पेन में रहना और पेन के साथ अपनी एक्टिविटीज को कर्टेल करके रखना, ये बहुत ही खराब चीज है। और मेरी एडवाइस उनको ये है कि अगर आपको पेन है और आप डेली एक्टिविटीज नहीं कर रहे और सारा टाइम आप हिप के बारे में सोच रहे हैं, ये चलेगा, मेरे को दर्द होगा, मैं पेन किलर खा रहा हूँ, तो इन सबको हटा के आप सीधा सर्जरी के बारे में सोच सकते हैं। हिप रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल सर्जरी, 40-50 साल रहेगा, अच्छे से किया हुआ, आप बोन हेल्थ को मेंटेन करके रखिए, आपका इम्प्लांट कहीं नहीं जाए। तो अंडरस्टैंड, हिप रिप्लेसमेंट इज ए गुड सर्जरी टू गेट बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सवाल है एवीएन से रिलेटेड तो जरूर पूछें।